चलो देखो इधर, देखो हमने लास्ट लेक्चर में बेटा, चलो रजिस्टर वगैरह बंद करो अभी, इधर देखो। चलो हमने लास्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा था। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम में हो सकती है या फिर किलोजूल पर मोल में हो सकती है। उसके बाद में हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या था बेटा? डिफरेंस था। These are the difference between the energy of product and the energy of reactant। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी गैसियस एटम को अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो, तो पहले उसकी एनर्जी कम थी, लेकिन बाद में एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के निकालने में जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। मैंने बताया आपको बेरिलियम के केस में, नहीं, बेरिलियम माइनस के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। मतलब बेरिलियम माइनस में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? रिलीज हो जाएगी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी था। और थोड़ा अच्छे से बताऊंगा कि कब आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे और कब आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे उसे। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। दोनों चीजें समझेंगे हम। उससे पहले इधर देखो, मैंने कल आपको जो है, इससे पहले लेक्चर में कुछ फैक्टर्स थे जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे अफेक्ट करते थे। पहला फैक्टर था साइज का। साइज घटेगी बेटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। साइज अगर घटेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट में पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि साइज घटती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस, जनरली इंक्रीजेस, क्योंकि साइज कहीं पे बढ़ भी जाती है। 3D सीरीज में देखा है हमने, ठीक है। और उसके बाद में टॉप टू बॉटम अगर आते हैं आप, तो साइज क्या होती है? लगातार बढ़ती है। तो साइज अगर बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? घटेगी। हमने देखा है कि फर्स्ट ग्रुप के जो सीजियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद में जेड इफेक्टिव देखा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगी, साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये भी देख चुके हैं। बाद में हमने शील्डिंग की बात की थी। शील्डिंग क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयोनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इंक्रीज दी साइज। शील्डिंग क्या कर देता है? साइज को बढ़ा देता है। साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये भी हमने देखा है। उसके बाद में हमने देखा है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। ये देख चुके हैं हम। मैं आपको कुछ बेटा रेगुलर ऑर्डर भी बताऊंगा और कुछ इरेगुलर ऑर्डर भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद में मैंने आपको एप्लीकेशन बताए थे कि मेटालिक कैरेक्टर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टिविटी को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उससे पहले इधर देखो, मैंने आपको बताया था बेटा एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बात करते हैं हम, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहे। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो पहला एप्लीकेशंस क्या था? हमने बोला है, पहले एप्लीकेशन में बोला है बेटा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसको? मेटालिक कैरेक्टर को। मेटालिक कैरेक्टर को, मेटालिक कैरेक्टर को क्या है वो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसके आयोनाइजिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसके मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे? कम होंगे। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसके मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो साइज घटती है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी घटेंगे। इसका मतलब तो यही होता है ना। ओए बेटा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज घटती है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। मतलब जो लेफ्ट वाले हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हैं, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट, उनमें मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, एक्सट्रीम राइट वाले हैं, उनमें मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे? कम होंगे। वही तो बोला था मैंने कि एस ब्लॉक जो है वो मेटल है और जो पी ब्लॉक है उसमें मोस्ट ऑफ डायगोनल डालने के बाद में बोला था, क्या बोला था? नॉन मेटल है करके। और जो बोरॉन से हमने डायगोनल डाला था, वो बोरॉन दो डायगोनल को एलिमेंट टच करेंगे, उसे क्या बोला था हमने? मेटल है। समझ में आ रही ना बात आपको? तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर को भी हम बता सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? घटेंगे। हाँ, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, यहां पे देखो, मैंने क्या बोला था आपको? ग्रुप में अगर जाते हैं हम तो देखो लिथियम में जो है मेटालिक कैरेक्टर कम हो गए, किससे? सोडियम से। सोडियम में कम हो गए किससे बेटा? बोलो। दैट इज पोटेशियम से। पोटेशियम में कम हो गए किससे? रुबिडियम से। रुबिडियम में कम हो गए किससे?
सीजियम। मतलब अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करूं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वैसे ही मेटेलिक है, वैसे ही क्या है, मेटेलिक है। लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रहेंगे तो वो किसमें रहेंगे फिर, सीजियम में। वो फ्रांसियम तो छोड़िए यार, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। हाँ, अगर सेकंड ग्रुप की अगर बात करें तो बेरिलियम से ज्यादा कौन से किसमें हो जाएंगे, मैग्नीशियम में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, किससे, देन कैल्शियम। कैल्शियम में से ज्यादा किसमें होंगे बेटा, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम से ज्यादा किसमें होंगे, बैरियम में। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि साइज बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर घटेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों भी जो ऑर्डर मैं बता चुका हूं यहां पे, ये किसकी ऑर्डर है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर की ऑर्डर है। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि मेटेलिक कैरेक्टर भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी के बिहाफ पे बता सकते हो। क्लियर है बात यहां पे? दूसरा फैक्टर देख लीजिए। चलो इधर देखो, मैंने बताया था वैसे, लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। दूसरा फैक्टर देखो आप, मुझे एक बात बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा ना, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। सो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अब किसी भी मेटल की या नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कब कहते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन ले या दे। जब वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा किसी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो हम कहते हैं कि वो रिएक्टिव है। और जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही ना करे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोई लेन देन नहीं होगा, तो वो दैट इज नॉन रिएक्टिव। जैसे कि नोबेल गैस देखा है हमने, इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही नहीं होता है, इसलिए हमने उसे इनर्ट बोला है। क्या बोला है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, इनर्ट। तो सबको समझ में आ रहा है। और नोबेल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है ना। अरे समझ में आ रहा है ना कि वो जो एक्सट्रीम राइट वाले जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हैलोजेंस और इनर्ट गैस, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्या, नहीं। उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर आपको कई बार क्या होता है, अगर हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है तो दैट इंडिकेट द हैलोजेंस और इनर्ट गैस। देखो आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना कि लेफ्ट टू राइट बेटा साइज घटती है, साइज अगर घटेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो जो राइट वाले एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, जो एक्सट्रीम राइट वाले एलिमेंट्स है, उनकी साइज सबसे छोटी है ना। जैसे जैसे राइट में जाएंगे आप, तो वैसे वैसे साइज क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो एक्सट्रीम राइट पे रखे हुए हैं कौन से एलिमेंट्स है, वो हैलोजन एंड इनर्ट गैस, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी उनकी। तो ये बात भी हम बता सकते हैं कि दैट इज अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट दी हैलोजेंस और इनर्ट गैस। अगर आपको हाई वैल्यू ऑफ क्या दी गई बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो किसकी हो सकती है, या तो हैलोजेंस की या तो फिर इनर्ट गैस की। तो ये भी बात लिख देता हूं यहां पे, इधर देख लीजिए, हाई वैल्यू ऑफ विच एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट बोलो किसको इंडिकेट करती है, रो इंडिकेट्स हैलोजेंस और क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, इनर्ट गैस। क्या बोलेंगे, इनर्ट गैसेस। सबको समझ में आ गया, क्योंकि इनर्ट गैस जो है इसलिए तो इन्हें इनर्ट कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। क्लियर है बात यहां पे। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, और मेटालिक कैरेक्टर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं क्या, नहीं देना चाहते। अरे सही है ना बेटा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे क्या, नहीं इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं उन्हें कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उन्हें, रिड्यूसिंग एजेंट। और उनकी जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। सीधा बेटे मैं तो बाहर अकल दूंगा। देखो यहां पे हमने बोला है कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उन्हें, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो उनकी इलेक्ट्रॉन देने की जो इच्छा है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसे एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं क्या, नहीं। मतलब उनकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएंगी, कम होंगी कि ज्यादा होंगी, कम हो जाएंगी। मतलब जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, आयो, दैट इज रिड्यूसिंग पावर। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग पावर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखो बेटा, अब इंपॉर्टेंट है ये कि दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच पावर? रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिड्यूसिंग पावर क्या है? रिड्यूसिंग पावर है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा लिख रहा हूं यहां पे, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। डोनेट इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा। इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा को क्या कहते हैं हम? रिड्यूसिंग पावर। अब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसमें से। समझ में आ रही है ना बात यहां पे? तो उसके रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए फर्स्ट ग्रुप में क्या लिथियम की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी? बताइए क्या लिथियम की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी? नहीं बेटा, लिथियम छोटा है साइज में। वैसे ही देखो ना, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्या? नहीं देना चाहेगा। या इलेक्ट्रॉन निकालना भी हो तो ज्यादा एनर्जी पे निकलेगा या कम एनर्जी पे निकलेगा? ज्यादा एनर्जी पे निकलेगा। तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? कम होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी रे? सोडियम की। सोडियम से ज्यादा पोटेशियम। वेरी गुड। पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम। रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। मतलब सीजियम क्या है? मोस्ट रिड्यूसिंग। सबको समझ में आ रहा है ना? अरे सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा ना बेटा। वैसे ही सोचो ना, साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी? कम एनर्जी। मतलब इन ये फर्स्ट ग्रुप में सीजियम जो है वो ऐसा एलिमेंट्स है कि अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? दैट इज मोस्ट रिड्यूसिंग। इसे क्या बोलेंगे बेटा? मोस्ट रिड्यूसिंग, क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है? सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन कब बोला था? पानी के बाहर। ये कब है? पानी के बाहर। देखो सीजियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग, लेकिन कब? बोलो क्या बोला था? पानी के बाहर। ठीक है, ये पानी के बाहर है बेटा। पानी के अंदर कौन रिड्यूसिंग हो जाता है? लिथियम। समझ में आ गई बात? हाँ, मैंने ये भी ऑर्डर आपको बताया था कि अगर लिथियम है, लिथियम को अगर हमने पानी के अंदर डाल दिया तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग हो जाएगा। बस ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि मैं हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बता रहा अभी आपको। क्योंकि क्या होता है, पानी के अंदर क्या हो जाता है, जो जितना छोटा होता है वो पानी के अंदर उतना बड़ा हो जाता है, और जो पानी के बाहर जितना बड़ा होता है पानी के अंदर जाने के बाद उतना छोटा हो जाता है। अभी छोटे और बड़े का क्या कॉन्सेप्ट है बाद में बताऊंगा आपको, पहले मुझे हाइड्रेशन एनर्जी बतानी पड़ेगी। तो सिर्फ इतनी बात याद रखो आप कि बेटा मोस्ट रिड्यूसिंग पानी के बाहर कौन रहेगा? सीजियम। और पानी के अंदर कौन रहेगा? लिथियम। और लिथियम किससे ज्यादा रहेगा? बोलो। सोडियम एक्वस से। ये एक्वस का मतलब है पानी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, इसके बाद में क्या होगा बेटा? बोलो। पोटेशियम एक्वस। और पोटेशियम एक्वस के बाद बोलो क्या हो जाएगा? रुबिडियम एक्वस। रुबिडियम एक्वस। रुबिडियम एक्वस के बाद सीजियम एक्वस। सबको समझ में आ गया? ये पानी के अंदर है, ये बात ध्यान में रखना आपने, ये यहां से अलग है। तो ये हो जाएगा मोस्ट रिड्यूसिंग। अब एक्वस लिखा तो मुझे लिखने की जरूरत है क्या पानी के अंदर? नहीं ना। अब आपको समझ में आ गया, इतने तो समझदार है आपकी, समझता है आपको क्या है करके। ये पानी के अंदर बेटा लिथियम मोस्ट रिड्यूसिंग हो जाता है, और पानी के बाहर कौन हो जाता है? दैट इज सीजियम मोस्ट रिड्यूसिंग हो जाता है। क्लियर है बात यहां पे? आगे सबको समझ में? सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बात और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इधर देख लो आप। एक बात और बता देता हूं बेटा, अगर दो आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1, पता है ना? मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, देन फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। और जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे साइज छोटी होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी मुश्किल होता चला जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पे देखो, अगर दो आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का अगर गैप लिया आपने, हाँ, अगर वो गैप अगर 16 इलेक्ट्रॉन होल्ड से ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का जो गैप है, जैसे कि सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 47.29 समथिंग थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम में नियरली 40 इलेक्ट्रॉन का गैप आ रहा है, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज्यादा है। अगर किसी एलिमेंट की दो आयोनाइजेशन एनर्जी, बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का गैप अगर 16 इलेक्ट्रॉन होल्ड से क्या है? ज्यादा है, कम नहीं रे, इधर देखना ये ज्यादा है ना, ये क्या वाला इधर, ये इधर मुंह खुल रहा है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, ये तो ये क्या हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन होल्ड से ज्यादा। तो इस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अब सवाल यह है
कि अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज, कोई भी चार्ज, चाहे वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है। जो भी आयन पे चार्ज होगा, आयंस है, चाहे कैटायंस हो अनायंस हो, बेटा उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। कैटायन होगा तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, अनायंस होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो उसके ऊपर जो चार्ज है उसको उसकी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि सोडियम पे मैंने अगर प्लस चार्ज लिख दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। समझ में आ गया। मैग्नीशियम पे अगर मैं +2 लिख दूंगा तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम पे अगर +3 लिख दिया तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, +3। Cl पे 1 माइनस चार्ज लिखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज लिखा है तो -2 चार्ज। अरे समझ में आ रहा है ना, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है बेटा, चार्ज है। दैट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन दी एटम्स या आयंस। एटम्स में नहीं बोलेंगे, आयंस पे, क्योंकि चार्ज आयंस पे होता है। जो कोई भी चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जितना भी होगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो +1, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो +2, 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो +3, 1 -1 होगा तो -1, -2, -3, ऐसे आप बढ़ा सकते हो। तो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है। यहां पे मैंने बोला है बेटा कि अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच, सॉरी, दो आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो वो एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है। मतलब उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा स्टेबल है। कैसे, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, अगर मैंने सोडियम लिया, आपको समझ में आएगा, नो डाउट, ये सोडियम है। अगर मैंने सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, बोलो, सोडियम से अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो जाएगा सोडियम प्लस। और यहां पे जो एनर्जी काम की है, बोलो कौन सी है, आयनाइजेशन एनर्जी 1। देखो इधर यासिर बेटा, ये हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी से निकलेगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे क्या बनेगा, बोलो बेटा, Na2+। क्या बन जाएगा, Na2+। अब मुझे बताइए Na पे कितना चार्ज है, 1, तो प्लस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी फिर, बोलो रे, क्या हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। क्या हो जाएगी, +1। ये सोडियम पे कितना चार्ज है, +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी फिर, +2। अब समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, कि जो कोई भी चार्ज होगा आयंस के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव हो बेटा या नेगेटिव हो, वही क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको बता चुका हूं सोडियम के लिए। तो बताइए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम के लिए कितनी थी, कितनी थी, यहां पे बताइए आप मुझे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो थी वो कितनी थी बेटा, 5 पॉइंट समथिंग थी ना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सही है ना, और इतनी थी। अब देखो, अगर मैंने सोडियम के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात की तो कितनी थी, बोलो, 47 पॉइंट समथिंग कुछ थी, 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इतनी थी। अरे सही है ना। अब देखो दोनों का डिफरेंस लो, यहां पे दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलो, ΔEI, डेल्टा, यहां पे बोलेंगे आप इसे डेल्टा, दोनों का डिफरेंस, आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है, नियरली 40 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, 42.1, ठीक है, 42.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। तो बताइए सोडियम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना, मतलब बताइए Na जो Na है वो Na+ में रहना चाहेगा कि Na2+ में रहना चाहेगा, Na+ में। वही तो बोल रहा हूं आपको मैं, मतलब ये वाला ये जो सोडियम है वो हमेशा Na+ में रहना चाहता है, ना कि Na2+ में। नहीं समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वही तो बोल रहा हूं बेटा। देखो अगर मुझे बताइए दो आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में का गैप अगर ज्यादा है बेटा, इसका क्या मतलब है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मतलब वो जो है दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मेटेलिक कर्नेल में से निकलेगा ना फिर, और मेटेलिक कर्नेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रिडिक्ट करने के वक्त बताया था कि नहीं बताया था, क्लियर है या नहीं है। अगर बेटा दो आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप अगर बढ़ेगा तो वो जो है मेटल जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा, क्योंकि उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेंगी, ज्यादा स्टेबल। हाँ, अगर मान लीजिए ये गैप अगर कम कर दिया हमने, चलिए कौन सा गैप बोला बेटा मैंने, इधर देखो आप, इधर देखो आप, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको, नहीं समझ में आएगा ऐसी कोई बात ही नहीं बेटा। इधर देखो हमने क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इसका गैप अगर इक्वल टू और लेस देन
7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल टू और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो यहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। इधर देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इसका जो डिफरेंस है ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा बोलो बेटा, लोअर की हायर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब देखो आप, इधर देखो आप, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। इधर देखो बेटा, मैंने लिया मैग्नीशियम, क्या लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया बोलो, मैग्नीशियम प्लस, क्या बन गया, मैग्नीशियम प्लस, कौन सी एनर्जी से, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और मैंने मैग्नीशियम प्लस से जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो कौन सी एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये क्या हो गया, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैग्नीशियम की केस में आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इसका जो डिफरेंस हो जाता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाता है, कम होता है। तो बताइए मैग्नीशियम Mg प्लस में एग्जिस्ट करेगा कि Mg2 प्लस में एग्जिस्ट करेगा, Mg2 प्लस में एग्जिस्ट करेगा। जिन्होंने बोला है कि Mg2 प्लस में एग्जिस्ट करेगा, इसकी बात, इसका मतलब है उनको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। देखो ना बेटा, अगर देखो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ भी हो, लेकिन ये सेकंड और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ना, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान है, क्योंकि सेकंड में और फर्स्ट में बहुत गैप नहीं है ना, है क्या 50-60 का गैप, 50-60 का गैप होगा किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, वही तो बोल रहा हूं मैं आपसे। अब यहां पे दो एनर्जी के बीच में एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस वजह से Mg हम लिखते हैं ना कि Mg को Mg2 प्लस क्यों लिखते हैं, सोडियम को Na प्लस क्यों लिखते हैं, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है ना कि Na को Na प्लस क्यों लिखेंगे, एल्यूमिनियम को Al3 प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम 3 प्लस में रहना चाहता है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहे। आपको दो आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, फिर प्रॉब्लम होगी आपको। पहले समझ लीजिए यहां पे कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है, तो बेटा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा कोई भी एटम्स। हाँ, अगर वो अगर गैप कितने से कम है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, मतलब वो एलिमेंट अब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है। सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात या नहीं है, क्या दोबारा से बता दूं, आ रहा है ना सबको समझ में? बेटा बाद में नहीं मत बोलना कि इसे समझ में नहीं आया करके, अभी पूछ लो आप कि नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा और अच्छे से बताता हूं आपको। जैसे कि और देख लो आप, इधर देखो, अब आपको एक बात तो समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम किसको बोलते हैं, निकिता बता रहे हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम किसको कहते हैं, ये प्राजक्ता है ना, हाँ निखाड़े, किसको कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम, बोलो बोला, आइसोलेटेड किसको बोलते हैं, कब बोलेंगे हम आइसोलेटेड है करके, ये तो समझ में आना चाहिए ना आपको, कि ये समझ में आ गया तो फिर समझ में आ गया बाकी सीन। बता रहे किसको कहते हैं, कोमल बता बेटा, हाँ देखो मेटल क्रिस्टल्स होता है, मेटल क्रिस्टल में से बेटा जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से जुड़े होते हैं एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बस उसको निकालना पड़ता है। निकालना देनी पड़ती है एनर्जी, जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, वो तो हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है। बाद में बात करेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन की। एक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल से या क्रिस्टल से एटम को बाहर निकालना, अगर वो गैसियस स्टेट में तो अब क्या कहेंगे उसे, आइसोलेटेड गैसियस एटम। और किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि अब इसके बाद में मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा तब भी वहां पे आइसोलेटेड गैसियस एटम आएगा, जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा बेटा तब भी आइसोलेटेड गैसियस एटम आएगा। तो पता होना चाहिए ना आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है करके,
तो थोड़ा बेटा जो मैं लिख के दे रहा हूं आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे घर पे जाके लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा घर पे पढ़ के भी आया करो आप उसे। एक बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ोगे बेटा बस आगे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का वैसे छोड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। उसे लगातार आप रिवाइज करना पड़ेगा आपको, जहां कहीं भी डाउट आता है तो रिवाइज कीजिए, नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए आप, ठीक है। तो चलिए इधर देखिए, अब बात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट बेटा साइज घटती है, जनरली घटती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होगी, बढ़ेगी। जनरली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें कुछ इरेगुलर ट्रेंड्स भी है। इरेगुलर ट्रेंड्स बता देता हूं सबसे पहले। आयोनाइजेशन एनर्जी में किसमें बात कर रहे हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी में कुछ इरेगुलर ट्रेंड्स है, तो इरेगुलर ट्रेंड्स की बात करते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल पे, वो ऑर्डर पे ही आते हैं। और ऑर्डर किस किस की होगी, साइज की ऑर्डर होगी, रेडाई की ऑर्डर होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ऑर्डर होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की होगी, ये सारी ऑर्डर आती है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। तो यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले इरेगुलर ऑर्डर में देखो, पहला सेकंड ग्रुप देख लीजिए, कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप। अगर सेकंड ग्रुप में हमने देखा बेटा, तो देखो लिथियम की जो है वो लिथियम की ज्यादा है किससे, बोरान से, सही है ना। बेरिलियम नहीं आएगा, बेरिलियम के बाद में बोरॉन आएगा। बेरिलियम के बाद में क्या आएगा, बोरॉन। तो देखो पहले बोरॉन आएगा, बोरॉन के बाद में कौन आएगा, बेरिलियम, क्योंकि मैंने बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है, और बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, कार्बन का। अब बोलोगे सर इसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। ये देखो ये क्या होगा, 2s2 2p2, ये तो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा है, वो भी तो देखना पड़ेगा। एक ही फैक्टर लेके थोड़ी ना चलेंगे, एक ही फैक्टर लेके चलोगे तो फिर गलती होना है आपसे। बेटा यहाँ पे जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अरे यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है ना, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। हाँ लेकिन ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में कौन हो जाएगा, नियोन, इनकी तो ज्यादा होती है। अब ये समझ में आ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, बोलो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। p3 केस p4 से ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये इरेगुलर ट्रेंड्स है। रेगुलर है क्या है, नहीं ना, इरेगुलर दिख रहा नहीं, क्या आगे के पीछे कर दिए, पीछे के आगे कर दिए, तो इरेगुलर ट्रेंड्स है ना। तो बात दिमाग में रखना आपने। चलिए, क्या यही ट्रेन आपको थर्ड पीरियड में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थर्ड पीरियड देख लो, ये कौन सा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है बेटा, दिस आर द सेकंड पीरियड। ये बात दिमाग में रख लीजिए आप कि कौन सा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। अब अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो बोलो, पहले सोडियम होगा, सोडियम से ज्यादा कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा। कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अरे एल्यूमिनियम होगा ना, इधर देखो बेटा, एल्यूमिनियम से ज्यादा कौन होगा, मैग्नीशियम। एक्चुअली में एल्यूमिनियम से पहले कौन होना चाहिए था, मैग्नीशियम, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 है, इसका 3s2 3p1 है, 3s2 3p1, इसका क्या हो गया, 3s2। आ गया सबको समझ में। उसके बाद में कौन होगा, बोलो बेटा, सिलिकॉन। कौन हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस होगा, कौन हो जाएगा, सल्फर। सल्फर के बाद फास्फोरस। सबको समझ में आ गया कि फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा है। फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये 3p3 है, ये 3p4 है। उसके बाद में कौन आएगा यहाँ पे, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद में कौन आएगा बेटा यहाँ पे, दैट इज आर्गॉन। ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। ये कौन से पीरियड के एलिमेंट्स है बेटा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। सबको समझ में आ गया, क्लियर है या नहीं है। हाँ, अगर वही हम ग्रुप में जाते हैं, वही कहां पे जाएंगे बेटा, ग्रुप में, तो ग्रुप में रेगुलर ट्रेंड है, ग्रुप में रेगुलर ट्रेंड्स है। जैसे कि बता चुका हूं आपको, इधर देखो बेटा, अगर मैं ग्रुप में जाता हूं तो यहां पे लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, सोडियम से। सोडियम की ज्यादा होगी किससे, पोटेशियम से। पोटेशियम की ज्यादा होगी किससे, रुबिडियम से। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। देन रुबिडियम की ज्यादा होगी किससे, सीजियम से। रेगुलर है कि इरेगुलर है, रेगुलर है ये। अरे ये कौन सा ट्रेंड है, रेगुलर ट्रेंड है। हाँ, सेकंड पीरियड में जाइए आप, और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम की ज्यादा होगी किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम की ज्यादा होगी कैल्शियम से। कैल्शियम की ज्यादा होगी, बोलो रे, स्ट्रोंशियम से। स्ट्रोंशियम की ज्यादा होगी बैरियम से। रेगुलर है कि इरेगुलर है, ये रेगुलर ट्रेंड है। ये कैसा ट्रेंड है बेटा, रेगुलर ट्रेंड है। देखो इसमें कौन से ग्रुप लिया है हमने, बोलो, ये कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। ये है फर्स्ट ग्रुप है बेटा, पीरियड नहीं बोल रहा हूं, ग्रुप बोल रहा हूं, टॉप टू
बॉटम, और ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ग्रुप में आ जाओगे, थर्ड ग्रुप बोले तो कौन सा ग्रुप? बोरॉन वाला, बोरॉन फैमिली। कौन सा ग्रुप है? बोरॉन फैमिली, दैट इज ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13। तो देखो बोरॉन की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, नो डाउट, लेकिन बोरॉन से कम किसकी रहेगी पता है आपको? बोरॉन से कम रहेंगी थैलियम की। बोरॉन से कम किसकी रहेंगी? थैलियम की। और थैलियम से कम रहेगी बेटा किसकी? गैलियम की। और गैलियम की बराबर होती है या क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है किससे? एल्यूमिनियम से। और सबसे कम होगी इंडियम की। सबसे कम किसकी होगी? इंडियम की। ये समझ में नहीं आया होगा। ये देखो बोरॉन तो ठीक है अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी, नो डाउट। लेकिन थैलियम, थैलियम की क्यों बढ़ गई? थैलियम की क्यों बढ़ गई पता है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट होगा उसके ऊपर। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा? इंपैक्ट होगा। थैलियम 6 पीरियड का एलिमेंट है, और 6 पीरियड से पहले लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? साइज डिक्रीज होती है। तो साइज अगर डिक्रीज होगी तो उसे लैंथेनाइट में होता है वो, तो उसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट किसके ऊपर होता है बेटा? थैलियम पे होता है। तो थैलियम की भी तो साइज डिक्रीज हो जाएंगी। साइज डिक्रीज हो जाएंगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और मैंने आपको बोला था कि गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा होता है, हालांकि गैलियम एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए। गैलियम एल्यूमिनियम से क्या होना चाहिए? बड़ा, लेकिन गैलियम यहां पे एल्यूमिनियम से छोटा है, इसलिए गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। और ये इंडियम तो अपने ग्रुप का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। इंडियम जो है अपने ग्रुप का, अरे ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ती है ना, ऊपर से अगर आप नीचे आते हो तो साइज क्या होती है? लगातार बढ़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। बताइए रेगुलर है कि इरेगुलर है? इरेगुलर ट्रेंड सही है। ये कैसा ट्रेंड है? इरेगुलर। तो ये बात ध्यान में रखना, ये कैसा है बेटा? इरेगुलर ट्रेंड्स है। अब क्या ये इरेगुलर ट्रेंड्स आपको 14 ग्रुप में देखने को मिलेगा? ये ग्रुप नंबर है 13, दिस आर द 13 ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? 13 ग्रुप। तो क्या आपको 14 में देखने को मिलेगा? मिलेगा। ये भी देखो 14 ग्रुप के एलिमेंट बोले तो कार्बन, कार्बन की ज्यादा होगी किससे? सिलिकॉन से। सिलिकॉन की ज्यादा होगी किससे? जर्मेनियम से। और जर्मेनियम की ज्यादा होगी किससे पता है आपको? लीड से। वही है ना, लीड ही है ना, सही है ना। यहां पे क्या आएगा? पीबी। पीबी के बाद में कौन आएगा बेटा यहां पे? दैट इज पीबी के बाद में आएगा टीन, एसएन, सही है ना। अरे देखो ना यहां पे, और रेगुलर ऑर्डर क्या होनी चाहिए थी? कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन एसएन एंड टीन, ऐसी होनी चाहिए थी। टीन एन लीड होना चाहिए था। टीन एन क्या होना चाहिए था? लीड। लेकिन लीड की ज्यादा होगी किससे? एसएन से, क्योंकि लीड में क्या हुआ है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। रेगुलर ऑर्डर क्या थी? कार्बन की ज्यादा है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कार्बन अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। कार्बन अपने ग्रुप में क्या है? सबसे छोटा है। उसके बाद में क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन उसके बाद में जर्मेनियम। लेकिन जर्मेनियम के बाद में लीड आना चाहिए था ना। अरे लीड आना चाहिए था, लेकिन कौन आ गया? पीबी। पीबी की ज्यादा क्यों हुई? पीबी की इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि यहां पे क्या हुआ है बेटा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट हुआ है। यहां पे क्या हुआ है बोलो? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी? पीबी। अरे थैलियम के बाद में पीबी आता है कि नहीं आता है? तो थैलियम पे लैंथेनाइट का कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट हो रहा है, तो पीबी पे भी नहीं होगा क्या? होगा। लेकिन जैसे ही 15 ग्रुप में चले जाओगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नलीफाई हो जाता है, उसके बाद न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आ रही है? मतलब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा 13, 14 में ऑब्जर्व होगा। उसके बाद में 15 में, 16 में, 17 में, 18 में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। आ रही बात सबको समझ में? क्लियर है? तो ये रेगुलर ऑर्डर है कि इरेगुलर ऑर्डर है? ये भी इरेगुलर है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उसके पीछे का आपको रीजन भी बता रहा हूं कि ये 14 ग्रुप की जो है ये रेगुलर इरेगुलर क्यों है करके, ये इरेगुलर क्यों है करके। तो ये बात भी ध्यान में रखना आपने कि देखो कॉलम नंबर 1 में तो कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं है आपको। कॉलम नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर है। कॉलम नंबर 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉलम नंबर 3 में देखो आप, कॉलम नंबर 3 में क्या हो रहा है बेटा? यहां पे साइज का डिफरेंस आ रहा है, और अगर साइज का डिफरेंस आता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, और जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मैं बता चुका हूं ना आपको कि गैलियम क्यों छोटा होता है एल्यूमिनियम से। अरे बेटा उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं गैलियम में, उसका शील्डिंग पुअर होता है ना, उसका शील्डिंग क्या होता है? पुअर होता है। लिखा करो आप, अगर ये बात अगर मैं नहीं लिख के दे रहा हूं तो घर पे जाके उसे लिखा करो आप कि क्या हो रहा है करके। मैंने लिख के भी दिया है कि डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग गैलियम में पुअर होता है, इस वजह से उसकी साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
थोड़ी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? साइज कम हो जाती है, इसलिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ना। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, साइज की बात नहीं कर रहे। क्लियर है या नहीं है? आ गया सबको समझ में? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, दोबारा से देखो बेटा, एक बार आराम से बताता हूं एक बार। तो देखो यहां पे आप दोबारा से देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी के 4-5 एप्लीकेशन बताया यहां पे। तो यहां पे सबसे पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट हैलोजेंस एंड इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्या बताया? रिड्यूसिंग पावर बताया। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी -1, ये गैप अगर 16 इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन होल से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। रेगुलर और इरेगुलर ट्रेंड समझ में आ गया? क्लियर है? बड़े आगे अभी। चलो नेक्स्ट देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं आप, चलिए इधर देखो, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वैसे ही याद आ गया तो पूछ लेता हूं। चलिए बताइए मुझे आप, विच आयंस हैव largest radii, which ions have largest radii, ये इसमें से कौन से आयन की लार्जेस्ट रेडा है? चलो ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन वन है बेटा N3-, ऑप्शन 2 है दैट इज O2-, ऑप्शन 3 है सोडियम प्लस, क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस, और ऑप्शन 4 है बेटा दैट इज Mg2+। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर, सही है ना? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। दिस आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी रेडाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला था आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स केस ऑफ, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बोला था कि नहीं बोला था? अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है बेटा तो यहां पे जो साइज है वो साइज क्या हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो सबसे बड़ा कौन होगा बेटा यहां पे? बोलो N3-, से छोटा कौन होगा? O2-, और O2- से छोटा कौन होगा? Na+, और Na+ से छोटा कौन होगा? Mg2+। अब मतलब बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ गया ना? क्लियर है बात यहां पे? हाँ, क्यों बेटा, अगर मैं यहां पे अगर कुछ आयंस लिख दूं या एलिमेंट्स लिख दूं, जैसे कि मैंने यहां पे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, चलिए दोबारा से लिख देता हूं, इधर देख लीजिए आप। अगर मैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूछूं आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन, इनकी आपको क्या बताना है? आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर बताना है। क्या बताना है आपको? आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर। कौन बताएगा? बस मैं ऑप्शन नहीं देता, आप छोड़िए ऑप्शन को, अब बताइए मुझे कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी। बस जिसे आता है उसने हाथ ऊपर करना है कि सर मैं बताऊंगा करके। बताइए, इनको अरेंज करना है आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करेंगे आप। आएगा? हाँ बोलो बेटा। सोडियम की कम होगी, सोडियम से ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा? हाँ, सोडियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद, हाँ बोलो ना, बराबर है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। और कौन बताएगा? हाँ, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? नहीं, तूने जो ऑर्डर बोला है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। और हाँ बताओ बेटा। सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, सही है ना? देखो यहां पे बेटा सबसे कम किसकी होगी? सोडियम की। सोडियम से ज्यादा किसकी होगी? और एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी होगी? अभी तो बताया यार कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है करके, बोला कि नहीं बोला? बोला ना। फिर यहां पे देन कौन आएगा? सिलिकॉन। तो देखो ये अगर मैं ऑप्शन देता तो मुझे भी वक्त लग जाता, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा ऑप्शन देने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन कैसे बनाते हैं तो फिर बेटा क्वेश्चन का तो आपको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, मतलब दिमाग पे हेडेक करने, मतलब थोड़ा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से आ जाएगा आपको।
जब आपको उसके आंसर समझ में आएगा कि आंसर कैसे बन सकते हैं करके। अब मैं ये ऑर्डर को कैसे भी घुमा सकता था कि नहीं, आप भी घुमा सकते हो, बस एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो थोड़ा ऐसी भी प्रैक्टिस करेंगे अपन कि यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाए। तो देखो सोडियम, ये अभी तो बताया मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, यहाँ पे कम स्टेबल है। यहाँ पे 2s2 केस, यहाँ पे 3s2 केस है, यहाँ पे 3s2 3p1 केस है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है। इस वजह से सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? बड़े आगे अभी चलिए, हाँ चलो इधर देखो। अभी इधर बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? देखो मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताया, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया। देखो कई बार क्या होता है, दोनों सेम हो जाते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी कई बार क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। लेकिन कब सेम होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये बात भी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। चलिए इधर देखो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं आगे से इसे ऐसे लिखूंगा, दैट इज डेल्टा EgH। क्या लिखेंगे हम इसे? डेल्टा EgH, विच इज कॉल्ड एज दी, क्या बोलेंगे इसे, बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसमें एक बात और ऐड करूंगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, दैट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का बेटा। ये जैसा आयनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंपॉर्टेंट है। बस ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर में यूनिट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात? मतलब हम 80% तक के तो पहुंच चुके हैं, बस 20% रहा है। 2 से 3 लेक्चर में पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगा। तो इधर देखो बेटा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? तो दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इधर देखो बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with the gain of electron, with the gain of किसका गेन हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन by the isolated gaseous atom, by the isolated gaseous atom। मतलब यहां पे कौन ले रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन? आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। और ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द आइसोलेटेड गैसियस एटम जो एंथैल्पी चेंज होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी, कुछ भी हो जाए। इलेक्ट्रॉन के लेने में या तो एटम एनर्जी रिलीज करेगा या तो क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लेने में एटम अब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको देखो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो एटम बेटा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी रिलीज भी कर सकता है, और या तो फिर एनर्जी क्या कर सकता है? अब्सॉर्ब भी कर सकता है। रिलीज कब करेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा उसकी ज्यादा होगी, तब वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं तो जबरदस्ती डालना पड़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, और जबरदस्ती डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब उस केस में क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है ना? इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड बाय द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये मेरे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है यहां पे, ये क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिया। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन लो या 2 इलेक्ट्रॉन लो या 3 इलेक्ट्रॉन लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो इसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो बोलो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे एनर्जी का चेंज होगा ना, तो जो चेंज होगा एनर्जी का उसे बोलते बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन बेटा जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? बोलो, O-। क्या बना देगा? O-। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी जो हो जाती है वो देखो कितनी हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? वो हो जाती है माइनस। माइनस का मतलब रिलीज, माइनस का मतलब क्या हो जाता है? रिलीज। माइनस का मतलब यहां पे रिलीज हो जाता है 142 किलो जूल। कितनी हो जाती है? 142 किलो जूल। 142 किलो जूल। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा?
142 किलो जूल एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। नहीं समझ में आया? इधर देखो, जैसे ही हीलियम है, क्या है, हीलियम है, हीलियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, नहीं लेना चाहेगा, तभी तो इनर्ट बोल रहे हैं ना उसको बेटा, तभी हम क्या बोल रहे हैं उसको, इनर्ट बोल रहे हैं। तो हीलियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, लेकिन जबरदस्ती हम डालेंगे, जबरदस्ती अगर डालेंगे तो He माइनस बनेगा, He माइनस बनेगा। इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्या, नहीं लेना चाहता है, जबरदस्ती डाला तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी निकलेगी बाहर, देनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी देनी पड़ती है वो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है, वो हो जाती है प्लस 48 किलो जूल। कितनी हो जाती है, प्लस 48 किलो जूल। सबको समझ में आ रहा है ना? अगर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डालना है आपको तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज। अगर वही हीलियम में आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो क्या एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब। मतलब इलेक्ट्रॉन के लेने में या तो एनर्जी रिलीज हो सकती है या तो क्या हो जाएगी बेटा, अब्सॉर्ब। रिलीज होगा तो निगेटिव, अगर अब्सॉर्ब होगा तो पॉजिटिव। सबको समझ में आ रहा है ना रे? अरे बेटा मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब डेल्टा EgH में बी पॉजिटिव और क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, डेल्टा Eg क्या हो जाएगा, डेल्टा EgH, डेल्टा EgH, और क्या हो सकती है बोलो, ये नेगेटिव हो सकती है। मतलब देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के गेन में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, और नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन में एनर्जी रिलीज होगी। अगर अब्सॉर्ब हुई तो देखो एनर्जी चेंज कैसे होगा, इधर देखो आप, यहां पे क्या लेंगे हम, एनर्जी, यहां पे क्या लेंगे, बोलो बेटा, बोलो ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एनर्जी क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। तो पहले एनर्जी क्या थी, कम थी, पहले एनर्जी क्या थी, कम थी, अब क्या होगी, बढ़ गई। देखो A का A माइनस में कन्वर्शन हुआ, A का A माइनस में कन्वर्शन हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन लेने से, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी घट गई। तो इन दोनों में से अगर पूछूं आपसे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, A या A माइनस, A ज्यादा स्टेबल है। A माइनस कैसा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो बेटा A जो है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में एनर्जी बढ़ गई ना, तो ये दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप देख लीजिए, इधर देखो आप, ये वाला जो गैप है बेटा, ये वाला गैप, ये क्या हो गया, डेल्टा EgH, और ये क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। तो बताइए ये A इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, A क्या था, A की एनर्जी क्या थी, कम की ज्यादा, A की एनर्जी कम है या ज्यादा है, कम है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई, बढ़ गई, मतलब वो स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ, मतलब A स्टेबल है कि A माइनस स्टेबल है, A स्टेबल है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा, समझ में आ गया या नहीं आया? मतलब एनर्जी अगर बढ़ेगी उसकी तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, वो नहीं चाहेगा। हाँ, अगर वही एनर्जी अगर बेटा घटती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, घटती है। ये एनर्जी है, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां पे देखो कुछ ना कुछ एनर्जी थी, अब यहां से क्या हो गई, घट गई। देखो डेल्टा EgH क्या आ गया यहाँ पे, बोलो, नेगेटिव आ गया। डेल्टा EgH क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद में एनर्जी घट गई। तो बताइए यहाँ पे A स्टेबल है कि A माइनस स्टेबल है, A माइनस। तो A इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा, लेना चाहेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर एनर्जी क्या हो रही है बेटा, अब्सॉर्ब हो रही है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। रिलीज होगी तो एनर्जी, देखो ना, रिलीज होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप 2 किलोमीटर की दौड़ लगा दीजिए, आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर बोलूंगा 2 किलोमीटर नहीं, बोलेंगे सर आप चुपचाप बैठते हम। अब कोई गड़बड़ करेंगे क्या आप, नहीं करेंगे ना, क्योंकि एनर्जी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो बात सबको समझ में आ गई। एनर्जी अगर रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी आती है, मतलब अगर डेल्टा EgH, डेल्टा H अगर EgH क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो वो जो एटम है इलेक्ट्रॉन, बोलो, वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेना चाहता है। समझ में आ गई बात? यहां पे वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कब, जब डेल्टा EgH क्या हो जाए, नेगेटिव। हाँ, अगर वो डेल्टा H अगर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब इससे बेहतर क्या बताओ आप। सो दैट इज, थोड़ी हैंडराइटिंग बेटा थोड़ी गंदी है, समझ लीजिए बात को आप, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ना आपको कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, और डेल्टा H नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है? जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम बेटा इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब भी कर सकता है, एनर्जी रिलीज भी कर सकता है।
तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब और एनर्जी जो रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव। तो बताइए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता? लेना चाहता है। और हेलियम के केस में पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो हेलियम इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं लेना। जबरदस्ती डाल रहे हैं तो इसलिए तो एनर्जी देनी पड़ रही है, जबरदस्ती डाल रहे हैं इस वजह से एनर्जी देनी पड़ रही है। आगे सबको समझ में? कल के लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। यही से शुरू करूंगा मैं, यही से शुरू करूंगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है?